दोस्तों नमस्कार। जनचौक में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम लोग आए हैं और इस बार मुद्दा है सामाजिक न्याय का सांप्रदायिकरण। मुद्दा बेहद ही मौजूद है और इस समय जब पूरे देश के अंदर हिंदुत्व का तांडव चल रहा है और तब इस तांडव के पीछे कौन लोग खड़े हैं, किनकी मदद मिल रही है, कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इसकी शुरुआत करें तो आप जानते हैं 1990 में मंडल के नाम से जो एक नई परिघटना आई थी, अपने तरह की क्रांति थी। व्यवस्था परिवर्तन भले नहीं हुआ था, लेकिन व्यवस्था के भीतर अपनी तरह की एक क्रांति थी जिसमें जो पुराना सवर्ण प्रभुत्व था उसको चुनौती मिली थी और पूरा जो सामाजिक और व्यवस्था का ताना बाना था वो बिगड़ गया था। और तब ऐसे दौर में पिछले 30 सालों की सत्ता को अगर हम नाम दें तो मंडल सत्ता का भी नाम उसे हम दे सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं इतिहास की अपनी गति होती है, उसका गति विज्ञान होता है। पुरानी ताकतें अपने तरीके से अपने पुरानी सत्ता के या पुराने कहिए तो स्थान का को फिर से हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती हैं और उसी का नतीजा था इस देश के अंदर कमंडल के तौर पर इस देश के अंदर एक राजनीति जो चली और वह आज से नहीं उसी मंडल के साथ चल गई थी। आप जानते हैं उस समय आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली थी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर। हालांकि लालू जी ने उसको वहां बिहार में रोक लिया था, लेकिन 30 सालों बाद कहिए तो सिंबॉलिक तौर पर वो रथ यात्रा पूरी हो गई है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है और कमोबेश मंडल की भी अपनी यात्रा पूरी हो गई है। लगता है एक सैचुरेशन है जिसमें कि वो कमंडल की ताकतें मंडल के एक बड़े हिस्से को अपने पीछे खड़ा कर ली हैं और हिंदुत्व का जो तांडव चल रहा है उसको आत्मसात करने की तरफ बढ़ रही हैं। और पिछले चुनाव में बात एकदम बिल्कुल साफ दिखी है कि सामाजिक स्तर पर, सामाजिक आधार के स्तर पर बीजेपी ने सामाजिक न्याय की बड़ी ताकतों को अपने पीछे खड़ी करने में सफल रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि सवर्ण नेतृत्व भले हो लेकिन उसके साथ अति पिछड़ा और गैर जाटो गलित गैर दलित एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे इसको चेक किया जा सकता था, या अगर नहीं हो पाया तो आगे क्या, कैसे इसको एक नई दिशा दिया जा सकता है, एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान हैं जो इन सब सवालों पर लगातार मंथन करते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। सिर्फ ना मंथन करते हैं बल्कि कहिए तो जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर अगुवाई भी करते हैं, तो एक्टिविस्ट के स्तर पर भी काम करते हैं। हमारे साथ हम शुरू करते हैं। सुभाष जी हैं, सुभाष चंद्र कुशवाहा, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं। सिद्धार्थ जी हैं कोने में, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। अनिल चमड़िया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और एक्टिविस्ट और इन सब मामलों पर लगातार हस्तक्षेप करते रहते हैं। रिंकू यादव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भागलपुर से लगातार सामाजिक न्याय की अलग जगा रहे हैं। और एस.आर. दारापुरी जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं और इस समय एक राजनीतिक भूमिका में है, AIPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनसे बातचीत हम लोगों की होगी, लेकिन मैं आज बातचीत की कमान जो है सिद्धार्थ जी को सौंपूंगा। वो इस पूरे कहिए तो बातचीत को संचालित करेंगे और मुझे लगता है कि इस मामले में एक गहरी जानकारी, गहरा हस्तक्षेप और जरूरत पड़ने पर दिशा भी देने का काम करते रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी आज इस कहिए तो कार्यक्रम का आप संचालन लीजिए और मैं रहूंगा, अंदर भी आ सकता हूं लेकिन अभी मैं बाहर जाऊंगा और पूरे कार्यक्रम को सुनूंगा और देखूंगा। शुक्रिया बहन जी। और सबसे पहले मैं अपने सभी वरिष्ठ साथियों से इस प्रश्न पर चाहूंगा कि हम लोग बातचीत करें कि ये लगभग लगता था कि जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की परियोजना है या भाजपा की जो हिंदुत्व की राजनीति की उभार है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि जो दलित बहुजन आंदोलन है या शक्तियां हैं या राजनीति है, यानी जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, आंदोलन है, शक्तियां हैं, ये इसको काउंटर करेंगे, ये इसको रोक देंगी। लगता था कि ये शक्तियां जरूर ही रोक देंगी। तो क्या आज हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि आरएसएस और भाजपा ने
जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थी, मैं सभी दलित बहुजन शक्तियों को एक नाम से सुविधा के लिए कह रहा हूं, जो सामाजिक न्याय की शक्तियां थी, तो क्या आरएसएस और भाजपा ने इन सामाजिक न्याय की शक्तियों को साध लिया है, अपने फोल्ड में ले लिया है? यानी जो उसको काउंटर करने वाली शक्तियां थी, उन शक्तियों को अपने साथ कर लिया है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और ऐसा अगर कर लिया है तो इसके कारण क्या है? मैं सबसे पहले अनिल जी से, अनिल चमड़िया सर से चाहूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। अनिल जी। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, शुक्रिया। और मैं इस सवाल के या इस पहलू पर अपनी बात इस तरह से रखने की कोशिश करूंगा कि दरअसल जिस तरह से पूरी दुनिया में लोकतंत्र और समाजवाद, यानी जनतंत्र और समाजवाद का जिस तरह से एक विस्तार हुआ या उसकी चेतना एक तरह से लोगों के जेहन में विकसित हुई, उस लोकतंत्र और समानता की चेतना के विकसित होने के साथ ही एक बड़ा काम ये था उन लोगों के सामने जो लोग समाज में और समाज में हर स्तर पर अपना वर्चस्व रखते थे, कि ये जो चेतना का विस्फोट हुआ है पूरी दुनिया में, उस चेतना के विस्फोट को कैसे हम मैनेज करें, उसको कैसे अपने नियंत्रण में रखने की योजना बनाए। और पूरी दुनिया में ये हर जगह पर हर तरह से अलग अलग तरीके से काम इस पर हुआ है। भारत में भी हुआ। भारत में ये जो बात आप जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं उसकी शुरुआत यहां से करूं जब ये नारा आया कि भारत में भारत के राजनीति का हिंदूकरण करना होगा और हिंदू का सैन्यकरण करना होगा। ये इसी की शुरुआत के साथ हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर एक ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये जो नया समाज अब बन रहा है, समाज की वे शक्तियां जिनको लंबे समय से हम एक अपने अधीन रखते रहे हैं, अगर वो शक्तियां अब ऊपर सतह पे आ रही हैं, तो उनको अपने अधीन रखने के अब क्या औजार हो सकते हैं, और वो औजार पुराने भी हैं, तो अब नए तरीके से उन औजारों को कैसे हम अपने अनुकूल या अपने 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 हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उस नारे पर भारतीय राजनीति में जो बात होनी चाहिए थी, शुरुआती दिनों से ही वो बात दबी रह गई, वो बात नहीं हुई। ये बात कि राजनीति का हिंदूकरण करने की का ये जो नारा है, वो किन किन स्तरों पर सक्रिय है, उसे किसने दबा दिया? उसे दबा दिया जो सत्ताधीश थे। उन्होंने कहा हम गरीबी मिटाएंगे, उन्होंने कहा हम धर्मनिरपेक्ष समाज बनाएंगे, उन्होंने कहा हम समाजवाद लाएंगे। ऐसे नारों ने उस प्रक्रिया पर ध्यान एकदम हटा दिया, उस प्रक्रिया पर से ध्यान हटा दिया जो राजनीति के हिंदूकरण करने की प्रक्रिया में बहुत जोर शोर से सक्रिय था। तो मैं ये समझता हूं कि यही प्रक्रिया बार बार जब भी सामाजिक न्याय की बात होगी या सामाजिक न्याय की शक्तियां, सामाजिक न्याय क्या है? हम जब समानता मूलक समाज की बात करते हैं तो उसी का एक कार्यक्रम है सामाजिक न्याय, उसी का एक हिस्सा है सामाजिक न्याय, उसी से जुड़ा हुआ है। तो जब जब आप देख लीजिए इतिहास में क्या, हम 1947 से पहले भी आप डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक स्तर पे प्रादुर्भाव के साथ जो लगातार सिलसिला चलता रहा है, वो मंडल कमीशन तक आप ले आइए। मंडल कमीशन आया, राम रथ यात्रा निकली। क्यों भाई राम रथ यात्रा का इसके क्या संबंध है? गुजरात में अमर सिंह चौधरी ने आरक्षण लागू किया, वहां दंगे शुरू हो गए। दंगे नहीं कहे आप, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ आक्रमण शुरू हो गया। इसका क्या रिश्ता है भाई? आप कभी भी इतिहास के किसी भी क्षण में आप चले जाइए, किसी भी पन्ने को आप पलटिए, जब जब ये सामाजिक न्याय की जब बात होने लगी, वहां उसकी काट में उसको भोथरा करने के लिए
वो उसको कुंद करने के लिए उसकी चेतना को सांप्रदायिकता का ही सहारा लिया गया। तो ये बात मंडल के समय भी थी। मंडल में लोगों को ये लगा कि ये नई लीडरशिप है, निकली है, अब प्रादुर्भाव, ये नेतृत्व उसको मिल गया। नहीं, ये सामाजिक जो शक्तियां हैं उनमें तो ये चेतना आई, लेकिन जो उसकी पूरी लीडरशिप थी उसके पास कोई वैचारिक अपनी कोई अवधारणा नहीं थी, वैचारिक कोई उसके सामने परियोजना नहीं थी कि हम इस पूरे विस्फोट को, इस पूरे चेतना का जो विस्तार हुआ है उसकी कैसे हम एक दिशा दे दें, एक उसको दिशा दे दें। आपको मालूम होगा कि उसी समय दो तरह के राम रथ यात्रा एक तरफ निकली और दूसरी तरफ नई आर्थिक नीतियों का भी ऐलान हो गया, यानी निजीकरण। अब आप सोचिए कि जो ये जिस समय ये बात सामने आई, जिस समय ये सामाजिक न्याय की मंडल कमीशन का फैसला आया, अब उसके साथ ही क्या मसला जुड़ा हुआ है? निजीकरण का मसला और राम रथ यात्रा का इसका क्या संबंध है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया? जो लीडरशिप थी हमारी, वो लीडरशिप ने क्या किया? उस लीडरशिप ने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी अब आरक्षण होना चाहिए, जबकि ये संभव ही नहीं था। संविधान ही आपको ये बात अलाउ नहीं करता। लेकिन वो कैसे भ्रमित कर दिया और पूरी सामाजिक चेतना को एक आरक्षण और निजी क्षेत्र के आरक्षण की लड़ाई की तरफ ले गया आपको। तो मैं ये समझता हूं कि यह एक तरह से हमारे भारतीय समाज में जो ये लीडरशिप निकलती है, उन लीडरशिप के भीतर कोई बहुत स्पष्ट कोई जो वैचारिक एक दिशा होनी चाहिए, जो कार्य योजना होनी चाहिए, उसका अभाव नितांत मुझे दिखाई देता रहा है। अब इस प्रश्न पर और लोग बोलेंगे, फिर मैं अपनी बात और जब मौका मिलेगा तो रखूंगा। रिंकू जी, मैं आपसे संबोधित होते हुए पूछ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर ने मंडल कमीशन के लागू होने के तुरंत बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि हमारे देश में जो ये शूद्र क्रांति की शुरुआत हुई है, अगर इसे शूद्र क्रांति को रोका नहीं गया, वो लंबा सा कोटेशन है, तो अरे एक बड़ा कार्यभार है इस शूद्र क्रांति को रोका जाए। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में था। तो क्या हम दो टूक तरीके से जो जमीनी सच्चाई है, जो राम जन्मभूमि अभी रामनवमी पे जो यात्रा निकली, जो हनुमान जयंती पे यात्रा निकली, या इसके पहले भी, या राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी हमने उसकी शुरुआत देखी थी, तो क्या हम कह सकते हैं पहले तो इन तथ्यों को स्वीकृति के रूप में कि आज की तारीख में कम से कम हिंदी पट्टी में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, जो मंडल आंदोलन था, या आरएसएस के भाषा में जो शूद्र क्रांति थी, उसे फिलहालिया तौर पर आरएसएस और भाजपा पराजित करने में सफल हुए हैं, और अगर सफल हुए हैं तो क्यों? संक्षेप में मैं आपकी क्या राय है रिंकू जी? देखिए, जो हिंदी पट्टी में सामाजिक न्याय की राजनीति है, और खासकर जो 90 के बाद अभी क्या इस तथ्य की स्वीकृति है आपकी कि ऐसा हुआ है? क्या है तथ्यात्मक स्थिति, क्या है? नहीं, वास्तव में जिसको आप सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदी पट्टी में कह रहे हैं, बिहार से यूपी तक, वो हिंदुत्व की शक्तियों के सामने हार चुकी है, सरेंडर कर चुकी है। और अगर हम कोई ऐसी उम्मीद पाल रहे हैं कि सामाजिक न्याय की ये शक्तियां हिंदुत्व का मुकाबला कर लेंगी, भाजपा आरएसएस को पीछे धकेल देंगी, तो हम बहुत ही गलत साबित होने जा रहे हैं। हम लोगों ने जब होश संभाला तो तब से यही सुनता आ रहा हूं कि हिंदी पट्टी में कमंडल को मंडल ही रोकेगा, और ये दावा बिहार यूपी में होता रहा, ये लोग करते रहे, सामाजिक न्याय की पार्टियां करती रहीं कि भाजपा को रोकना है, लेकिन लगातार भाजपा आगे बढ़ती रही, भाजपा लगातार ताकतवर होती रही, और इन लोगों के भीतर से ही जो कई एक धाराएं निकली, वो सब भाजपा के साथ खड़ा हुई, और जिसने भाजपा को और ताकतवर होने में मदद पहुंचाई। उसका एक धारा जरूर भाजपा के खिलाफ रहा, आरएसएस के खिलाफ रहा, और अंततः भाजपा हिंदी पट्टी में बहुत ही ताकतवर होकर सामने है। बिहार में भी वो सरकार में है, और यूपी में भी दूसरी बार फिर सरकार चलाने के लिए आई। तो अब अगर उम्मीद करते हैं कि ये ताकतें भाजपा को रोक लेंगी, ये संभव नहीं।
और मेरा तो मानना है कि दरअसल ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति जिसको आप बोलते हैं, इसका सेकुलर डेमोक्रेटिक कंटेंट ही बहुत वीक रहा है, इसका सोशल जस्टिस का कंटेंट ही बहुत वीक रहा है। जरूर ये लंबे समय से जो दलितों पिछड़ों की लड़ाई थी, उसने 90 में आकर एक स्थिति पैदा की, उसकी एक बड़ी एकता बनी, और जिस एकता की सवारी करते हुए जो दलितों पिछड़ों की आकांक्षा थी ब्राह्मणवादी सवर्ण वर्चस्व से मुक्ति की, बराबरी की, सम्मान हासिल करने की, उस आकांक्षा की सवारी करते हुए ये लोग सत्ता में जरूर आए, लेकिन उस आकांक्षा से जुड़े मुद्दों पर इन्होंने काम नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई को, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे काम नहीं किया, सेकुलरिज्म को जमीन तक उतारने के लिए इन्होंने काम नहीं किया, आर्थिक न्याय के सवालों पर इन्होंने काम नहीं किया। बाकायदा देखिएगा तो इन लोगों ने सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक जस्टिस को अलग थलग कर दिया। अब लालू जी सेकुलरिज्म के चैंपियन है बिहार में, लगातार एक वाक्य दोहराया जाता रहा है लालू जी के साथ कि उन्होंने आडवाणी का रथ रोक दिया। तो भाई आडवाणी का रथ तो रोक दिया उस समय, तो बिहार में भाजपा कैसे ताकतवर हो गई? मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बहुत कार्रवाई की, धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन के बतौर ये यूपी में आए, तो आज योगी का बुलडोजर राज वहां कैसे कायम है? वो क्यों नहीं रोक पाया? तो ये सवाल हमारे सामने है। चूंकि इन लोगों की जो राजनीति रही है, ये कोई बहुजन आंदोलन से उपजी हुई राजनीति नहीं है, बहुजन आंदोलन से उपजे हुए नेता नहीं। इन्होंने बहुजनों की आकांक्षाओं का, बहुजनों की एकता की सवारी जरूर की, लेकिन इनकी जड़ 74 के आंदोलन में, इनकी जड़ समाजवादी आंदोलन में। और तब हम बिहार में खासतौर पे बहुत पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि समाजवादी आंदोलन के भीतर से ही जगदेव प्रसाद ने एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस रास्ते पर बात आगे नहीं बढ़ी। जगदेव प्रसाद ने जो रास्ता तलाशने की कोशिश की थी, वो बात आगे नहीं बढ़ी, और उसी समय जेपी के नेतृत्व में 74 का आंदोलन हुआ, और ये लगभग तमाम नेता तो उसी 74 के आंदोलन की उपज है। तो इनके पास कोई बहुत ब्राह्मणवाद विरोधी मजबूत विरासत नहीं रही, कोई इनके पास बहुत बहुजन विचारधारा से ये दीक्षित लोग नहीं। ये 74 के आंदोलन से आए, दलितों पिछड़ों की आकांक्षा का जो विस्फोट हुआ, उसकी जो बड़ी एकजुटता बनी, उसकी इन्होंने सवारी केवल की। इसलिए इनकी तार्किक परिणति यहाँ इस दिशा में ही होनी थी, यही होनी थी। तो सोशल जस्टिस की राजनीति कुल मिलाकर अपने तार्किक परिणति तक पहुंच गई है, और ये हिंदुत्व का मुकाबला करने में, भाजपा आरएसएस का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। सुभाष सर हमारे बीच में इतिहासकार के रूप में और बड़े साहित्यकार के रूप में सुभाष सर हैं। सुभाष सर, 3 शक्तियां रही हैं जो माना जाता रहा, उम्मीद की जाती रही कि हिंदू राष्ट्र की परियोजना को या हिंदुत्व की राजनीति को रोकेंगी। एक उदारवादी धारा के रूप में कांग्रेस थी, और दूसरा ये था कि वर्गीय लामबंदी अगर बड़े पैमाने पर हो जाए तो वामपंथी शक्तियां ऐसा सोचती थी कि वर्गीय लामबंदी इस हिंदुत्व की धारा को, किसी भी देश में इस तरह की फांसीवादी धारा को रोक सकती हैं। लेकिन भारत में एक तीसरी शक्ति भी थी जो ऐसा नहीं है कि जिसने कुछ भी नहीं किया था। हिंदी पट्टी में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं किया या कुछ भी नहीं उसका रोल रहा। एक उम्मीद बनी थी कि जो सामाजिक न्याय की धारा है, यानी दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन की धारा है, या सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, केवल राजनीतिक शक्तियां की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की शक्तियां में नीचे तक की शक्तियां आती हैं, ये हिंदुत्व को रोकेंगी। क्योंकि हिंदुत्व का मतलब होता है, कहीं ना कहीं फूले भी कह गए हैं, पेरियार भी कह गए हैं, अम्बेडकर भी कह गए हैं, या सामाजिक न्याय के सारे चिंतक कह गए हैं कि हिंदुत्व का मतलब है, हिंदुत्व की स्थापना का ही मतलब है कि वर्ण जाति व्यवस्था, यानी वर्ण और जाति व्यवस्था के वर्चस्व की स्थापना, यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी चेतावनी दी कि किसी भी हालत में हिंदुत्व की परियोजना को रोका जाना चाहिए, तो उन्होंने ये बात कही कि समता लोकतंत्र का विरोधी है, ऐसे हालात में रोका जाना चाहिए। तो इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि आज तीनों शक्तियां, और चूंकि हम खास तौर पर आज बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की शक्तियों पर, तो आप इस पूरी परिघटना को एक इतिहासकार के तौर पर कैसे देखते हैं? सुभाष जी। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, देखिए, इस पूरी घटना को हम 84 से लेकर 90 के बीच में आए बदलाव से समझ सकते हैं। अनिल जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अवधारणा
और दिशा जो है वो क्या रही इन शक्तियों को, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो दिशा हमारे सामने दिखाई दे रही है और जिधर रिंकू जी संकेत कर रहे थे कि चाहे वो लालू यादव से लेकर मायावती तक, इनमें कभी भी हिंदुत्व के खिलाफ लड़ने का वो मादा ही नहीं दिखा। अब 84 में देखिए, जब मानवर काशीराम जी अपने तीखे तेवर के साथ से एक बहुजन आंदोलन को गति देते हैं, क्योंकि जिस तौर तरीके से वो गति देते हैं, उसी समय मुझे याद है दीपक, वो जो सीपीआई एमएल के जो महासचिव थे दीपक मिश्रा जी, 84 में मैं विश्वविद्यालय में था, आज तक मैं वो अखबार रखा हूं, उन्होंने लिखा था कि ऐसी ताकतें जो वैचारिक अवधारणा से परिपूर्ण नहीं है, केवल जातीय अवधारणा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, उनका अंत कांग्रेस या भाजपा जैसी पार्टियों में होगा। यह बात 1984 में उन्होंने कही थी और 1984 ही बसपा के गठन का वर्ष। तो ये वैचारिक अवधारणा, हमारी सामाजिक न्याय की जो ताकतें बसपा, सपा या लालू यादव जी का जो उदय हुआ, याद है जब लालू यादव सत्ता में आए थे तो पाखंडों के विरुद्ध किस तरह उनके तेवर थे, किस तरह सड़क के किनारे जो ठगी करने वाले लोग तोते और इस तरह से झाड़ फूक की एक तरीके से जो ठगी करते थे उसके खिलाफ वो थे। लेकिन वही लालू यादव कुछ दिनों में स्वयं झाड़ फूक करने वाले के पास जाने लगे, पूजा पाठ करने वालों के पास जाने लगे और उसी तरह की अवधारणा, यानी वैचारिक अवधारणा उनकी शून्य थी। और जब तक समाजी न्याय की ताकतों के पास वैचारिक अवधारणा यानी मार्क्सवादी अवधारणा नहीं आ पाएगी ना, वो कभी भी इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक नहीं ले जा सकते। उनके रास्ते रोक दिए जाएंगे और वो रुक जाएंगे। अब मंडल आंदोलन की बात कर रहे हैं 90 में, 90 की उसी परिघटना को देखिए कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर चोटी पर चढ़ने वाले लोग कौन थे। उस मस्जिद को तोड़ने में सबसे आगे रहने वाले भी ओबीसी और दलित लोग थे और उनका नुकसान भी हुआ हमारे सामने है। और जितने, चाहे गुजरात दंगों की बात कर लीजिए, चाहे वर्तमान में जो सड़कों पर त्रिशूल लहराए जा रहे हैं उनको देख लीजिए, ओबीसी और दलित जातियां जो है तो उस वैचारिक अवधारणा से वंचित कर दी गई। और 84 में घटना और होती है, शिक्षा के पूरे पैटर्न को बदल दिया गया, बदलने की शुरुआत होती है, नई शिक्षा नीति लागू की जाती है और उस शिक्षा नीति में भी ये बात तय हो जाती है कि अब बहुजन छात्रों को या पूरी शिक्षा को पीछे ढकेला जाएगा। और तब भी एक सशक्त आंदोलन शिक्षा के लिए नहीं खड़ा हो पाया, कुछ जगहों पर जरूर हुआ लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो 90 के आसपास जो बहुजन शक्तियों का उभार आप देखते हैं, वो आजादी के बाद से जो शिक्षा में कुछ जो आपको हासिल हुआ था उसका परिणाम था। लेकिन वो कुछ के हासिल होने से ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता था, उसके लिए एक वैज्ञानिक चेतना की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं आई। और बहुत हद तक बहुजन विमर्शकारों ने उससे परहेज भी किया और वो परहेज आज घातक सिद्ध हो रहा है। अगर आप बहुजन विमर्श में फूले से सीखना चाहिए, ज्योतिबा फूले ने जिस समय बहुजन विमर्श को केंद्र में लाए उस समय वो मार्क्स के मैनिफेस्टो को मराठी में अनुवाद कर रहे थे। आखिर उसकी जरूरत तो समझ रहे थे। किसी भी आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाने के लिए, क्रांति तक पहुंचाने के लिए आपको उन सारी दुनिया में जो प्रयोग हुए हैं, जो सिद्धांत आए हैं, उनको अपनाना चाहिए था, जिससे हम परहेज करते रहे। यहाँ तक कि कई बार हम मजाक भी करते रहे, उसको एक तरीके से उसको कई बार हम उन बामी कहकर या तमाम कहकर शब्दों को कहकर अपमानित भी करते रहे। ये बात सही है कि वामपंथी आंदोलन बहुत साफ सुथरा नहीं रहा, ये बात सही है कि वामपंथी आंदोलन में बहुत बारी ब्राह्मणवादी ताकतें शामिल रही, लेकिन उससे वामपंथ या मार्क्सवाद कलंकित नहीं हो जाता है। उस सिद्धांत को अपनाकर बहुजन विमर्श को हमें यहाँ तक पहुंचा सकते थे, वो हमने किया नहीं। आज स्थिति क्या हो गई है, जितने लड़के तलवार भाजने में शामिल हैं उनकी आंकड़े अगर देखेंगे तो वो सब बहुजन समाज के लोग हैं। और ऐसा इसलिए है कि दिशाहीन समाज नई शिक्षा नीति के बाद से लगातार बनाया गया है। शिक्षा को जिस रूप में भगवाकरण किया गया है, पहले भी किया गया, कांग्रेस से इसकी शुरुआत होती है। वो शिक्षा हमारे अंदर प्रगतिशील विचारों को जन्म नहीं देती है, हमारे अंदर उस चेतना को, हमारे अंदर उस दर्श को समझने की प्रवृत्ति नहीं देती है। और हम
ये बहुजन समाज जो बहुत समय से कुंठित है, दबाया गया है, अगर उसके पीठ पर कोई हाथ रखकर गेरुआ साफा बांध दे रहा है तो इसी से वो गदगद है, इसी से वो खुश हो जा रहे हैं। इतने कुंठित और इतने हम एक तरीके से वैचारिक रूप से शून्य समाज बना दिए गए हैं कि आपको एक बूथ अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, गांव का एक छोटा मोटा पद दे दिया जा रहा है बहुजनों को, उसी से वो गदगद है कि हमको सम्मान मिल रहा है। और वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि पूरी इस सत्ता व्यवस्था की जो नीति है वो बहुजनों को खोद कर सदा सदा के लिए दास की ओर बदल देने की नीति है। वो इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं और तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक वैचारिक चेतना को हम गांव तक नहीं ले जा पाएंगे, घर घर नहीं ले जाएंगे। इस पाखंडों से भरी हुई जो हमारी धरती है, खास करके हिंदी पट्टी, जिसमें पूजा पाठ से लेकर प्रवचन का बोलबाला गांव गांव तक हो गया है, इसके बरस कोई हम वैचारिक चेतना का निर्माण नहीं कर पाएंगे। स्थितियां बहुत घातक हैं, हम गिरफ्त में आ चुके हैं, उससे मुक्ति आसान नहीं दिख रही है। धन्यवाद। धारापुरी सर, आपने तो बहुत ही जमीनी स्तर पर देखा है कि एक तरफ जहां राजनीतिक वोट के रूप में बहुजन शक्तियां आज भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनी है, वहीं जमीन पर जो ये तलवारें भांज रहे हैं, और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी हम लोगों ने देखा था, और आज वो चरम पहुंच गया है, और जो नाम भी आ रहे हैं कि ये ज्यादातर जो आरएसएस इस्तेमाल कर रहा है दंगों के लिए, जुलूसों के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, वो ज्यादातर जो है वो निम्न मध्यम वर्गीय या बहुजन समाज और दलित पिछड़े समाज के नौजवान हैं, किशोर हैं, और वोट के रूप में भी वही ताकत उनकी बन रहे हैं। यानी जो दो ताकत वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राजनीतिक सत्ता वो भी बहुजनों से हासिल कर रहे हैं, और जो जमीन पर वो सत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं असंगठित अराजक फोर्स की, वो भी बहुजनों से वो हासिल कर रहे हैं। आखिर ये परिघटना, ये संभव कैसे हुआ? जिस हिंदुत्व का प्राण तत्व कहा जाता है, सारे बहुजन चिंतक विचारक लेखक कहते हैं कि हिंदुत्व का प्राण तत्व ही वर्ण और जाति व्यवस्था है, हिंदुत्व का प्राण तत्व ही ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, द्विज वर्चस्व है। उस वर्चस्व को इन शक्तियों के माध्यम से आज इतनी ताकत प्राप्त हुई है। ये परिघटना आखिर कैसे घटित होती दिख रही है? इसकी क्या वजह है? आपने तो हर स्तर पर इसे देखा है, जमीन के स्तर पर भी देखा है, प्रशासन के स्तर पर भी देखा है, वैचारिक स्तर पर भी देखा है। आपका अनुभव का दायरा ज्यादा ही व्यापक है, तो धारापुरी सर। देखिए, ऐसा है कि जैसा एक मुख्य बात आई कि जो मंडल का आना एक बहुत बड़ी परिघटना थी, और उसके बाद और बहुत सारे बदलाव की आशा की जाती थी, ये और एक मौका मिला था, परंतु वो जो मंडल के माध्यम से जो एक नया क्षेत्र सामने आया, उस क्षेत्र के लिए सही ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया, योजना नहीं बनाई गई, और उसके अंदर अपनी सोच जो है उसको लाने की कोशिश नहीं की गई ज्यादा। इसका एक बड़ा पहलू तो ये हुआ कि मंडल आने के बाद जो है राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी का एक विकास हुआ, जो कि पहले एक सीमित उसमें हिस्सेदारी थी। अब ये हुआ कि बाकी जो शिक्षा का क्षेत्र था, दूसरे जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, और जो शासक वर्ग था वो उस व्यवस्था को अपने मन से, अपने तरीके से चलाता रहा। और जहां जहां ये सामाजिक न्याय की ताकतें राजनीतिक सत्ता में भी आई, उन्होंने भी कोई वैकल्पिक एजेंडा जो है ना तो बनाया और ना लागू किया, ना कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति बनाई, ना शिक्षा नीति बनाई, ना दूसरे जो चीजें होती हैं वो बनाई। वो केवल उनकी सत्ता में हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी तो ये होता है कि जो कुछ चल रहा है आप उसके अंदर एक हिस्सा चाहते हैं, और उस हिस्से को पाके आप खुश हो जाते हैं कि मैंने ये हिस्सा पा लिया। परंतु जबकि आपकी जरूरत होती है कि आपको एक नई व्यवस्था स्थापित करनी है, एक नई संस्कृति का विकास करना है, एक नया पॉलिटिकल एजेंडा लाना है, नया शैक्षिक एजेंडा लाना है, सामाजिक एजेंडा लाना है, या बाकी एजेंडे लाने, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारे उस दौर के जो राजनीतिक नेता उभरे, चाहे वो बिहार में थे, चाहे उत्तर प्रदेश में थे, या दूसरी जगह थे, वो केवल वो जो एक बाबा साहब की बात जिसको काशीराम ने बहुत बुनाया कि राजनीतिक सत्ता सब समस्याओं की चाबी है, उन्होंने भी उसी फार्मूले को पकड़ लिया कि हमें किसी भी तरीके से राजनीतिक सत्ता लेनी है। परंतु ना तो काशीराम ने और ना और किसी नेता ने
बाबा साहब ने उसके आगे क्या कहा था, उसका जो दूसरा सेंटेंस है वो ये है कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब का कंप्लीट सेंटेंस है। राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं की चाबी है और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो इन्होंने पहला पार्ट तो पकड़ लिया और पहला पार्ट पकड़ के कुछ राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी भी ले ली, परंतु जब राजनीतिक सत्ता मिली उसका इस्तेमाल किसके लिए किया? क्या इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया, क्या इन्होंने नई नीतियां बनाने के लिए किया, या उन्होंने समाज के विकास के लिए किया? ज्यादातर ये सामने दिखता है कि जो भी राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में आई उसने अपना विकास किया, समाज के विकास को उसने लात मार दी। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि मंडल ताकतों के उभार के बाद, राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी आने के बाद जो एक नई व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए थी और आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी उनके सामने जो एक नया विचार, नई सोच जो है स्थापित होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और वो नेताओं ने जो एग्जाम्पल, मतलब जो रोल मॉडल उन्होंने अपना स्थापित किया, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई दिशा नहीं दे पाया। और उन्होंने सीखा तो केवल यही सीखा कि किसी तरह से जो इसकी सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें हैं उनके साथ हाथ मिला के सत्ता को प्राप्त कर लो, उसका फायदा उठा लो। तो जो लोग जुड़े उनके दिमाग में भी यही बात चलेगी कि राजनीतिक सत्ता ही सब कुछ है, जिसके कारण हमारा कोई नया एजेंडा नहीं हुआ। और जो तबका सदियों से आपको, जो वर्ग आपको दबाए हुए था, उस वर्ग को कैसे परास्त करना है, कैसे अपनी हिस्सेदारी लेनी है, उसके लिए कोई भी कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया और ना ही वर्ग चेतना पैदा की गई। अब हम जानते हैं कि जो सामाजिक न्याय की बड़ा हिस्सा है वो शूद्र तबका कहलाता है, चाहे वे अपने आप को 10 प्रकार के क्षत्रिय कहें, परंतु वो शूद्रों में गिने जाते हैं। उसके बाद आपका ये दलित वर्ग आता है। ये जो वर्ग थे, इनको जिस संस्कृति के अधीन गुलाम बनाया गया था, इनको उस संस्कृति को पलटना था, अपनी नई संस्कृति लानी थी जो कि समतावादी, न्यायवादी मतलब वो होती, या सामाजिक न्याय वाली संस्कृति उनको स्थापित करनी थी, परंतु वो नहीं की गई। जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो शासक वर्ग था उसको जब हावी होने लगा तो ये जो उनका विरोध करने के हमारे जो नए औजार होने चाहिए थे, नई सोच होनी चाहिए थी, नई रणनीति होनी चाहिए थी, उसका सर्वथा अभाव था, जिसके कारण वो इनमें कोऑप्ट हो गए, मतलब उन्होंने इनको हथिया लिया। तो आज हम क्या देखते हैं कि आरएसएस और भाजपा का जो कारपोरेट समर्थित जो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का एजेंडा है, उस हिंदू राज को स्थापित करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, फुट सोल्जर चाहिए। राज स्थापित करना है तो आपको भाई कोई इलाका जीतना पड़ेगा, लोगों को जीतना पड़ेगा और उनको अपने धीरज बनाना पड़ेगा। उनको जीतने के लिए आपको फुट सोल्जर चाहिए, और जो फुट सोल्जर्स है वो सारे आपके यही तथाकथित सामाजिक न्याय के जो वर्ग है इनमें से आ रहे हैं, क्योंकि इनको हिंदुत्व और हिंदू इनके बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। इनको ये नहीं समझाया गया कि जो हिंदुत्व है वो एक विशुद्ध फासीवादी राजनीतिक विचारधारा है, वो हिंदू विचारधारा नहीं है। वो ठीक है, नाम उसी का है और उसको आधार बना के हो रहा है। तो इनको अगर हिंदू बन के रहना था तो इनको फिर हिंदुत्व वाले हिंदू नहीं बनना था। इस प्रकार की कोई सोच विकसित नहीं की गई। ठीक है, आप हिंदू हैं, आप हिंदू बनिए, आप अच्छे हिंदू बनिए, धर्मनिरपेक्ष हिंदू बनिए। आप किसी दूसरे तबके को दबाने की कोशिश मत करिए या उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश मत करिए, परंतु ऐसी कोई सोच जो है विकसित नहीं हुई, जिसका नतीजा हुआ ये कोऑप्ट हो गए हैं और आज ये उनके फुट सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो शासक वर्ग था वो आज इतना मतलब पावरफुल हो गया है। आज राजनीतिक सत्ता उनके पास है और हिंदू बहुसंख्यक भी उनके पास है। बाबा साहब एक बार बार कहा करते थे कि टेरनी ऑफ मेजॉरिटी, मतलब बहुसंख्यक का आतंकवाद। वो जो बहुसंख्यक है उसको ज्यादातर आरएसएस भाजपा ने हिंदुत्व की विचारधारा में उनको ढाल लिया है और ये सामाजिक न्याय के जो तबके हैं ये उनके फुट सोल्जर के तौर पर जो है वो उनका मतलब उनके प्रयोग में आ रहे हैं। तो ये जो है जितना बड़ा विस्तार हिंदुत्व का विचारधारा का हुआ है और उसका राजनीतिक सत्ता पे पकड़ का हुआ है, और जिस प्रकार से कारपोरेट का समर्थन जो है वो इस वर्ग को मिला है, हिंदुत्व को मिला है,
और उसको देखते हुए जब तक सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं या जो नेतृत्व है वो वैकल्पिक विचारधारा जो है वो विकसित नहीं करता, वैकल्पिक रणनीति नहीं बनाता और इनका सही तरीके से विरोध नहीं करता, अगर अगर आप कट्टर हिंदू और नर्म हिंदू के चक्कर में आप उलझे रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप या तो सही हिंदू बनिए या फिर अगर आप सही हिंदू नहीं बन सकते आप हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने तो पहले सारी कोशिश अपने हिंदू धर्म को सुधारने की थी, हिंदू समाज को सुधारने की थी। जब उन्होंने देखा कि इसको सुधारना संभव नहीं है, इसको बदलना संभव नहीं है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपना नया रास्ता अपना लिया। तो अब जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनको इस सब का मूल्यांकन करना होगा और नेतृत्व को मूल्यांकन करना होगा। हम क्यों विफल हुए हैं, किन कारणों से हम उनकी झोली में जाके पड़ गए हैं या उनके औजार बन गए हैं, इस पर जो है बिल्कुल निष्पक्ष व चर्चा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए और एक वैकल्पिक संस्कृति, वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक राजनीति जो है उसको विकसित किया जाना चाहिए। तभी जो सामाजिक न्याय जितनी तेजी से परास्त हो रही है या उनके जाल में फंसती जा रही है उनसे उनको बचाना संभव नहीं होगा। अनिल सर, अब हम लोग दूसरे राउंड में आते हैं कि थोड़ा कार्यभारों पर और भविष्य की चुनौतियों पर थोड़ा बात करते हैं। कार्यभार क्या है? जैसे इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, हम सभी में सहमति होगी कि इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं वो इस देश की एक प्रगतिशील शक्ति है। हम इसके विस्तार में बहुत नहीं जाते कि क्यों इस देश की एक बहुत ही प्रगतिशील शक्ति है। तो सामाजिक न्याय की जो प्रगतिशील शक्ति फिलहाल पराजित हुई सी दिखाई देती है हिंदुत्व के सामने। अगर इस पराजय को हम एक जीत में बदलना चाहते हो तो आपके हिसाब से हमें हमारे सामने क्या ठोस कार्यभार है? अनिल सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि देखिए प्रगतिशील शक्तियों की कतई हार नहीं हुई है। प्रगतिशील शक्तियां अभी भी मजबूती से समाज में मौजूद हैं और वो अपने स्तर पे काम कर रही हैं। जो आप पराजित कह रहे हैं वो चुनावी शक्तियां पराजित हुई हैं। चुनाव में जो नेतृत्व करना, सत्ता में जो जाना चाहती हैं, सत्ता का नेतृत्व करना चाहती हैं, वो पराजित हुई है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए जो मुझे ये लगता है। दूसरी बात ये कि देखिए उसके लिए केवल वो समाज का वो हिस्सा जिम्मेवार नहीं है जो सत्ता के लिए इस सामाजिक चेतना की अगुवाई कर रहा था, उसके लिए जिम्मेवार हम भी हैं। हम कहीं ज्यादा जिम्मेवार हैं, हम भी उतने ही वैचारिक रूप से, और हम जब कह रहे हैं तो हम सब उसमें शामिल हैं और मैं भी खुद को शामिल कर रहा हूं कि हमने कोई अपनी जो वैचारिकी रही है उसको भटकने से नहीं रोक पाए हैं, उसको समृद्ध करने में नहीं लग पाए हैं, उसको व्यवस्थित करने में नहीं लग पाए हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए और आज भी हमको लगता है कि हम इसी के शिकार हैं। कोई समाज का निर्माण, कोई भी समाज का निर्माण केवल सरकार बनाने के लिए अगुवाई करने वाले समूह के जरिए ही नहीं होता है या उसी पर आश्रित नहीं होता है। हम बार बार बात वहीं ले जाते हैं। तो एक तो कि कार्यभार यह है कि हम जो लोग हैं समाज में, जो प्रगतिशील अपने को कहते हैं और मानते और हैं, वो कैसे एक व्यवस्थित तरीके से ये सामाजिक न्याय की जो वैचारिकी है, जो पूरी अवधारणा है, उस पे लगातार संवाद करते रहें और लोगों तक ये बात ले जाते रहें। पहली बात तो ये मुझे लगती है कि हमको करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक इस नारे पर बात नहीं कीजिएगा राजनीति का हिंदूकरण करना होगा और हिंदू का सैन्यकरण करना होगा, तब तक आप पूरे भारत समाज में किस तरह से ये प्रक्रिया चली आ रही है, किन किन आधारों पर ये प्रक्रिया टिकी हुई है,
तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। केंद्रित होकर हमें बात करनी होगी कि भारत में हिंदू के राजनीतिकरण करने का मतलब क्या होता है। और अभी तक का जो इतिहास है, पिछले 100 वर्ष होने जा रहे हैं इस नारे को, इसके नारे के तहत जो किया गया है वो क्या क्या किया गया है, ठोस रूप में मुझे लगता है कि बात ये करनी चाहिए। ये हमारी कार्य योजना, कार्यभार हमारा होना चाहिए। नंबर 2, मैं और बता रहा हूं कि और ज्यादा गंभीर स्थिति यह है कि नारे का जो दूसरा हिस्सा है कि हिंदू का सैन्यकरण करना होगा, अभी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, अभी हम उसी दौर से गुजर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो मुझे ये लगता है कि इस पर हमको ठोस तरीके से बात करनी चाहिए और ये हमारे कार्यभार का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जिन, हाँ जी जी बोलिए। सुभाष सर, आपको क्या लगता है कि हमारे सामने ये तो तय है जब हम कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय का प्रगतिशील घेरे की एक सचेतन हिस्सा है जो बहुत ही मुखर और बहुत ही शिद्दत के साथ खड़ा है, लेकिन ये तय सी बात है कि उस मुखर हिस्से का बहुसंख्यक जो 70% की आबादी है, 80% की आबादी है, उसके साथ कोई जीवंत रिश्ता नहीं है। पराजय के सूत्र अगर देखा जाए तो तत्कालिक तौर पर यहाँ छुपे हुए हैं। सुभाष सर, ये तो तय है कि हम सभी लोग सामाजिक न्याय की शक्ति के रूप में भी अपने अपने तय शिद्दत से जहां हो पा रहा है कर रहे हैं, हमारी कमियां होंगी। सुभाष सर, बहुत संक्षेप में हम लोग थोड़े कम समय में अगर इस पर बात करें कि आज हमारे सामने ये जो हिंदुत्व का अर्थ है और हिंदुत्व का जो राजनीतिकरण और अब जो सैन्यकरण की प्रक्रिया चल रही है, अगर हम ठोस तरीके से इसे चुनौती देना चाहते हैं तो हमें क्या हमारे सामने ठोस कार्यभार है, विशेष तौर पर सामाजिक न्याय की शक्तियों के सामने? सर माइक लग रहा है आपका बंद है। सुभाष सर माइक म्यूट है। हाँ जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण जो आपने बात कही उसके कानून में लाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हमें ये बात बहुजन ताकतों को, सामाजिक न्याय की ताकतों को ये बात मान लेनी चाहिए कि हिंदू शब्द ही हमारे विरुद्ध खड़ा है और ये सब हमेशा, जब भी आप प्रगतिशीलता के रास्ते पे जाएंगे आपके रास्ते का ये रोड़ा होगा। तो इसलिए आप इस क्या कहिए कि उग्र हिंदू, सॉफ्ट हिंदू या सही हिंदू के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है कि हिंदू शब्द ही हमारे विरुद्ध जाकर खड़ा है और हमको इस बात को तय कर देना पड़ेगा कि हिंदू धर्म की पूरी संरचना बहुजन विरोधी है। और वो ये बात नीचे तक ले जाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम आम जनता तक ले जाने के लिए उस तरह के संगठन खड़ा करें जिस तरह के संगठन आज हमारे सामने भाजपा ने खड़ा कर रखा है, और ऐसे संगठन को ले जाकर हम वहां तक अपनी बात को ले जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा इसके रास्ते में रोड़ा है, शिक्षा खत्म हो चुकी है गांव में। अभी मैं गांव में था काफी दिन, मैंने बात किया एक महिला से कि देखो डीजल इतना महंगा हो चुका है, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है, दाल इतनी महंगी हो गई है, फिर भी तुम लोग जो है क्यों ये कहती हो कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो उसने कहा कि बाबू आप सही कह रहे हैं, सही कहा था निरौरा, लेकिन पाकिस्तान जब डीजल नहीं देता हमने के का कही जा, पाकिस्तान सब रोक दे ले, डीजल आवते नहीं थे देश में, तो सरकार क्या करे। कहने के मतलब हमने पूछा कि ये जानकारी तुमको कैसे मिली, तो उन्होंने कहा कि वो मोबाइल से बात क्या होता है, मोबाइल से सुना होता। तो इस तरह की जो बात औरतें कह रही है और इस तरह की जो जानकारी गांव तक पहुंच रही है, इसके काट के लिए हमारे पास वैचारिक स्तर पर एक लंबा अभियान चलाना पड़ेगा गांव गांव में, और खास करके जो प्रगतिशील लोग हैं उनको आगे आना होगा। और ये काम बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। हम कह दे रहे हैं कि ये करना चाहिए लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसकी बरस दूसरी ताकतें आपके स्पेस को खत्म कर चुकी हैं। आप क्या वो स्पेस भी नहीं देने जा रही हैं कि आप उसको आसानी से कर पाए। रास्ता कठिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस दास्ता से मुक्त होना है तो अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ये बताना होगा कि जिस रास्ते पर, जो हिंदू के रास्ते पर तुम चल रहे हो, हम हिंदू तो नहीं कहा, हम हिंदू का कह रहे हैं, हिंदूवाद के रास्ते पर जहां तुम चल रहे हो वहां तुम उलझा दिए जाओगे, वहां तुम समाप्त कर दिए जाओगे, वहां तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हिंदू शब्द की जब बात करते हैं तो वर्णवाद की बात अपने आप में समाहित हो जाती है, उससे अलग हम नहीं है, हम शूद्र कैटेगरी में स्वतः आते हैं, यानी दास कैटेगरी में हम आ ही जाते हैं। धन्यवाद।
तारापुरी सर, ये जो सामाजिक न्याय की शक्तियां के सामने आज जो चुनौती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी से सहमत है कि ये देश की एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सामाजिक न्याय की शक्तियां इस देश की एक प्रगतिशील चेतना है। इसके जनवादी तत्व हैं, इसके आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक तत्व हैं, और देश को प्रगतिशील बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके पूरे ऐतिहासिक क्रम में भी। आज इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देखते हैं, और उस चुनौती का समाधान संक्षेप में कि उस चुनौती को कैसे लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है जैसे जो अगर हम देखें कि ये तबका उनके हिंदुत्व के जाल में कैसे फंस गया है, किस प्रकार से इसको गुमराह किया गया, गलत फैक्ट्स देके, गलत बातें बता के इसको किया गया है, तो इसको अपनी इसकी हालत क्या है, जो इसकी अपनी सच्चाई क्या है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग है, उनकी उसमें प्रशासनिक सत्ता में हिस्सेदारी क्या है, आर्थिक क्षेत्र में हिस्सेदारी क्या है, न्याय क्षेत्र में हिस्सेदारी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सेदारी क्या। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि टिल द स्लेव दैट ही स्लेव ही विल रियलाइज इन रिवोल्ट, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो और वो जो है विद्रोह के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए इन वर्गों को एक जन एजेंडा बना के इन वर्गों को उसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत है कि आप हिंदू राष्ट्र जो बनाने वाले हैं वो तो अपने लिए बना रहे हैं, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। आप अपनी दशा या दुर्दशा देखिए, आज आप कहां खड़े हैं, आप अपने वर्ग हित को देखिए, आप दूसरे के हित का साधन बन रहे हैं, उसके औजार बन रहे हैं। तो इनका जो सामाजिक न्याय के तबकों का जो वर्ग हित है, जो इनका जन एजेंडा है, उसको हाईलाइट करके इन तबकों के बीच में ले जाने की जरूरत है कि आपकी लड़ाई इस एजेंडे को लेकर होनी चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए होनी चाहिए। ये काम हम सबको समझना चाहिए। हम सब लोग जो समझ रहे हैं कि ये क्या चाल चली जा रही है, किस प्रकार से ये गुमराह करने, गलत बातें फैला के की जा रही है, हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए, एक बहुजन समाज का जन एजेंडा बना के लोगों को उसके बारे में शिक्षित करना चाहिए। रिंकू जी, अंतिम वक्ता के तौर पर, क्योंकि आप जमीन पर भी लगातार काम कर रहे हैं और वैचारिक मोर्चे पर भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं, तो इस काम के दौरान लोगों को संगठित करते हुए, दलित बहुजनों को, और वैचारिक मोर्चे पर काम करते हुए, आपको आज की तारीख में सामाजिक न्याय का जो सांप्रदायिकरण कर दिया गया है, जमीन के लेवल पर भी, वोट के लेवल पर भी, इसकी काट क्या दिखाई देती है संक्षेप में? देखिए सिद्धार्थ जी, मेरा मानना है कि कोई अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू के फ्रेम में हिंदुत्व का मुकाबला संभव नहीं है, बल्कि हिंदू पहचान या हिंदुत्व की चेतना के खिलाफ आपको बहुजन पहचान को बुलंद करना। बहुजन चेतना, बहुजन पहचान को बुलंद करते हुए ही हम हिंदुत्व की ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। उनके हिंदू राष्ट्र का जवाब हमें बहुजनों के राष्ट्र निर्माण के एजेंडे के साथ सामने आकर देना होगा। अब बात रही कि इस दौड़ में हो क्या रहा है। 2014 में जब मोदी जी आए और कहिए तो द्विज कारपोरेट कब्जे की जो मुहिम इस देश में चली, उसका जवाब किन शक्तियों ने दिया। अनिल चमरिया सर से मैं सहमत हूं कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो जरूर फेल हुई, लेकिन सामाजिक न्याय की प्रगतिशील शक्तियां मैदान में हैं। आप देखेंगे कि 2014 के बाद अंबेडकर का पुनर्पाठ शुरू हुआ। इस देश में लाल झंडा प्रतिरोध का झंडा माना जाता था, लाल रंग प्रतिरोध का रंग माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद नीला झंडा प्रतिरोध के झंडा के बतौर मैदान में आया, नीला रंग प्रतिरोध के रंग के बतौर सामने आया, और देश भर के कैंपसों से लेकर खेत खलिहानों तक बहुजनों की लड़ाई सामने आई। और मोदी सरकार को उसने बहुत हद तक पीछे भी धकेला। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, 5 मार्च 2019 का आंदोलन, और देश भर में देखेंगे किस तरह के आंदोलन भाजपा आरएसएस के हमले के खिलाफ हुए। तो ये जो नीला झंडा की दावेदारी, जो नीले रंग की नए किस्म की दावेदारी,
इसको हमें आगे ले जाना। लेकिन है कि इस दौर में जो शक्तियां उभर कर आई हैं उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। कुल मिलाकर हम मानते हैं कि जो प्रगतिशील सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं या जो नए किस्म का जो बहुजन आंदोलन उभर कर सामने आ रहा है, इस पर भी बहुत गहरा असर है, जिसकी ओर बहुत लोगों ने इशारा किया कि तमाम तालों की कुंजी राजनीतिक सत्ता है। इसका गहरा असर है। और कुल मिलाकर ये जो नए दौर का बहुजन आंदोलन है, जो बहुजनों का ये नया उभार है, ये भी मध्यवर्गीय सीमाओं में कैद है, दृष्टि के स्तर पर, एजेंडा के स्तर पर और पहलकदमी और दिशा के स्तर पर। तो हमें इस नए उभरते बहुजन आंदोलन को, जो बहुजन आंदोलन की जो प्रगतिशील धाराएं हैं, इसको जो बहुजन विरासत रही है, जो बहुजन विचारधारा रही है, उस पर मजबूती से खड़ा करना होगा। एक ब्रॉडर, एक व्यापक लोकतांत्रिक एजेंडा के साथ सामने आना होगा और बहुआयामी पहलकदमी लेनी होगी। और खास तौर पर जो संसदीय दायरे में जो हम सोच रहे हैं कि कुछ हासिल कर लें, उससे भी बचना होगा। जरूरी संसदीय हस्तक्षेप हम करें बहुजन आंदोलन की ओर से, लेकिन बहुजन आंदोलन का मुख्य जोड़ अभी सड़कों पर बनाए रखना होगा। क्योंकि जो यहाँ चुनाव है या जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जो पुरानी शक्तियां हैं उनके हिसाब से हैं और वो अपने हिसाब से और इसको कर रहे हैं। इसलिए वहां हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करेंगे, कोई बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, ये तत्काल संभव नहीं है। इसलिए हमें सड़कों को अपनी लड़ाई का मुख्य केंद्र बनाए रखना होगा और इसी रास्ते से हम आज के दौर में हिंदुत्व की शक्तियों का, भाजपा आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं। आज की बातचीत हम यहाँ रोकते हैं। ये बातचीत की शुरुआत है, जैसे कि हम लोगों ने सोचा है, ये एक बातचीत की बहुत प्रारंभिक की शुरुआत है। सुभाष जी, और ये बातचीत जारी, एक अपनी गलती सुधारना चाह रहा था। मैं विनोद मिश्र जी का नाम दीपक मिश्र ले लिया था, इसके लिए खेद के साथ। मैं उस समय टोकने वाला था, लेकिन मैंने टोका नहीं फिर। लेकिन वो ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया वो आपने। तो ये बातचीत की एक शुरुआत है और आप सभी लोगों को जनचौक की तरफ से, मेरे तरफ से आप लोगों के प्रति आभार, शुक्रिया। फिलहाल हम 45-50 मिनट तक बातचीत कर लिए हैं, तो फिर अगली बार इन्हीं एजेंडों को विस्तारित करते हुए हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों। धन्यवाद। बहुत बहुत